अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज हम जायज़ा लेंगे कि दुनिया किधर जा रही है और हिंदुस्तान किधर जा रहा है। चाहे अमेरिका, यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया या रूस व बरतानिया या फिर दुनिया के दीगर वो खित्ते जो तरक्की की तरफ रवा दवा हैं। इनकी यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में, मीडिया में, इनके पार्लियामेंट्स में अगर मजमूई एतबार से बहस व मुबाहिसे हो रहे हैं तो वो वाकई उन मुद्दों की बुनियादें जो है तरक्की है, मुल्क को मुस्तहकम करना है, नई नई तकनीकों को हासिल करने के लिए जुस्तजू, फ़िक्र और बहस पर मबनी ये बहस मुबाहिसे हैं। लेकिन 2014 के बाद से अगर हम खुद अपने मुल्क हिंदुस्तान में सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो एक अजीब सा माहौल बना हुआ है और यकीनन संगीन माहौल बन रहा है। दुनिया एक तरफ जा रही है और हम गाय भैंस में लगे हुए हैं। इस बात की किसी को भी यकीनन इजाज़त नहीं है कि किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया जाए, लेकिन क्या ये इजाज़त है कि गाय के नाम पर इंसानों की जानें ले ली जाएं? यकीनन ये कौन सा इंसाफ है? इस जो कुछ चल रहा है मुल्क में, इसको क्या नाम दिया जाए? जिस तरह से आसाम में फिर मासूमों की जाने गई है इसी गाँव के मामले पर आज हम बात करेंगे कि वाकई हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अगरचे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से एक बयान भी दिया था कि हम गाँव रक्षकों में वो तादाद नहीं है जो वाकई गाँव की रक्षा करना चाहते हैं, बल्कि इनमें बहुत से जाली गाँव रक्षक हैं, उन्होंने ये कहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम ज़मीनी सूरत हाल देखते हैं तो दादरी के बाद से मुसलसल हमले हो रहे हैं और बिलखुसूस आम अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर एक गरीब खाना बदोश तबका है जिनको बकरवाल तबका कहा जाता है, जिनकी कोई ज़मीनी नहीं होती, घर नहीं होते, वो महज मवेशियों पर अपना गुजर बसर करते हैं। तो जम्मू के खित्ते में बकरवाल तबके को उनका ख़ुद का कहना है कि वो अपनी जानों को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद है, क्योंकि वो गुजरते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। तो यहाँ पर भी हमले हुए हैं। तो किस तरह की सूरत हाल हो रही है, अब आसाम में भी जाने गई हैं, इस पर हुकूमत क्या करने जा रही है और बिलखुसूस अक़लियतों में किस तरह का खौफ मज़ीद बन रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिर सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं सजाद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, सजाद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब दिल्ली से हमारे इस प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल होंगे। इससे कबल कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, चंद एक तफसीलात पर नज़र डालते हैं। गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हलाकतों का सिलसिला जारी है। ताज़ा वाक़या शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम के नौगांव ज़िले का है, जहां गाय चोरी के इल्ज़ाम में मुकामी लोगों ने 2 नौजवानों को पीट कर मार डाला। महलूकीन की शनाख्त अबू हनीफा और रियाज़ुद्दीन अली के तौर पर की गई है। दोनों की उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। नौगांव ज़िले के कासामारी इलाके में रोनुमा होने वाले इस सानहे के शिकार 2 मुसलमान नौजवान हैं। मरने वाले दोनों नौजवानों का ताल्लुक मुसलमान बरादरी से है, जिसकी वजह इलाके में कशीदगी का माहौल पाया जा रहा है। भीड़ में शामिल लोगों का कहना था कि दोनों नौजवानों का कासामारी के पास एक मखसूस सराहगाह से गाय चोरी करके ले जा रहे थे, ये इल्ज़ाम आयद किया गया। नौगांव के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां हुजूम दोनों नौजवानों को लाठियों से पीट रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस इन दोनों को इलाज के लिए फ़ौरन अस्पताल ले गई, लेकिन शदीद जख्मों की वजह से दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि हुजूम ने इन्हें 1.5 किलोमीटर तक यानी नौगांव थाने के इलाके कासामारी से जाजोरी पुलिस थाने दौड़ाया और इनका पीछा किया गया और इंतहाई ज़दोकोब करते हुए, तकलीफ देते हुए दोनों नौजवानों को यह इतना पीटा गया कि उनकी जानें चली गईं। गाय चोर करने के लिए कर रहा था तो पब्लिक देख लिया और चोर करके जब उनको पकड़ने की कोशिश किया था तो उन लोग भाग गया। तो जब ये पत्थर बहुत बड़ा था तो चारों तरफ से लोग आया और उन लोग को पकड़ लिया और मार गया। उन लोग सस्पेक्टेड कैटल लिफ्टर और बल्कि अभी हम लोग का पता चला और इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं। बॉडी को इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम वगैरह हो गया
और पब्लिक गार्जियन को उसको हम लोग दे दिया। अभी बाद में थोड़ा कुछ और ये हुआ था, पब्लिक थोड़ा रास्ता भी बंद किया था जामतल में, हम लोग जाके वो सिचुएशन भी नॉर्मल हो गया अभी। दूसरी तरफ मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुल्क में फिरका परस्ती का माहौल बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को मुल्क में अलहदा और तन्हा जिंदगी गुजारने वाली 20 लाख हिंदू बहनों के अलावा 4 करोड़ 30 लाख बेवाओं की हालत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि आज मुल्क में बीजेपी नौकरियों और महंगाई जैसे मौज़ूआत के अलावा फौजी अड्डे पर होने वाले हमलों पर तवज्जो नहीं दे रही। गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान CRPF के 36 जवान मारे गए, लेकिन इस पर हुकूमत कुछ नहीं कह रही है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के मसले को हुकूमत के लोग ही सियासी रंग दे रहे हैं ताकि फिरका वाराना कशीदगी बरकरार रहे। इंसाफ की अगर बात कर रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए कि पीलू खान को मारा गया महज इस बुनियाद पर कि वो गाय लेकर जा रहा है। तो पीलू खान की माँ अंधी है, उससे इखलाक की बीवी से इंसाफ कौन करेगा? नजीब की माँ से इंसाफ कौन करेगा? ज़किया जाफरी से इंसाफ कौन करेगा? तो इनका भी तो इंसाफ होना चाहिए ना। आपको सिर्फ सेलेक्टिव इंसाफ की फिक्र क्यों पड़ी हुई है? ये तो दुनिया के सामने जीती जागती मिसालें हैं। और हमारे मुल्क में 20 लाख के करीब ऐसे हमारी हिंदू बहनें हैं जो बेवा हैं, जो सेपरेटेड हैं या अबैंडन है, उनसे भी इंसाफ करिए। हमारे मुल्क में 4 करोड़ 30 लाख बेवाएं हैं। आप उन विडोज के बारे में कुछ करिए दोबारा उनकी शादी कराने के लिए, मगर इन तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत नहीं करके सिर्फ मुल्क में एक फिरका परस्ती का माहौल रहे। तो यही कोशिश बीजेपी कर रही है। असल मुद्दों पे तो बात ही नहीं करती, ना नौकरियों की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है। हमारे आर्मी के बेस में दहशतगर्द घुसकर हमला कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में 36 CRPF के जवान मारे गए, उस पर हुकूमत कुछ बात नहीं करेगी। तो पॉलिटिसाइज यही लोग कर रहे हैं कम्युनल एटमॉस्फेयर की बरकरारी के लिए। और दूसरी तरफ आसाम की रियासती वजीर हेमंता बिस्वास ने गाय की चोरी के इल्ज़ाम के तहत 2 नौजवानों की हलाकत को अवामी बरहमी का नतीजा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गांव की गायों का काफ़ी अरसे से सरखा किया जा रहा था। इस बात को लेकर मुकामी अवाम काफ़ी बरहम थे, इसी वजह से ये वाक़या पेश आया और इस वाक़े पर सख्त कार्रवाई की पुलिस को हिदायत दी गई है। ये बात उन्होंने कही। अब देखिए, वो इंसिडेंट जो है वो था कि गांव का जो काऊ था, कोई लोग उसको धूमधाम चोरी करके ले जाता था और ये काम आज 2-3 महीना में चल रहा था कि जो भी काऊ है वो चोरी करके ले जाता था। इसलिए गांव का लोग और शोर का ऊपर थोड़ा आक्रोश में आके वो इंसिडेंट हो गया। हमने इसका ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया हूँ और पुलिस ने शायद एक्शन ले भी लिया है। कांग्रेस बोलने की जब से भाजपा है ये तो भाजपा से लिंक नहीं है। ये हम भी कांग्रेस में था, जब कांग्रेस सरकार भी था, हमारा टाइम में भी ऐसे हुआ था। ये काउ विजिलेंस का साथ या इसका साथ जड़ित इन्वॉल्व नहीं है। ये काउ चोरी का साथ है, जो लोग चोरी करता है। और ऐसा केस हमारा असम में कांग्रेस का रूल में भी होते हैं, जब गांव का सारा काउ कोई उठा के ले जाता है, गो उठा के ले जाता है। तो ये चोरी से रिलेटेड है। ये जो आप लोग नेशनल प्रेस में जो बात रिपोर्ट हो रहा है, इसका साथ ये रिलेटेड नहीं है, ये कंप्लीटली। और आसाम की AIUDF जमात के रुकने पार्लियामान बदरुद्दीन अजमल ने रियासत में मुबैना चोरी के इल्ज़ाम के तहत 2 नौजवानों को हलाक किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा और क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के कई मकामात पर इस तरह के वाक़यात का पेश आना बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासत के वज़ीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी। मुझे लगता है एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ में है, हमारे योगी जी भी कह रहे हैं यूपी में जाके सबका विकास सबके साथ,
तो ये तो सबका विकास सबके साथ नहीं है। चोर कहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में चोर हैं, डकैत उनको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद लोग उनको पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस को उनके ऊपर चेन ठेकेदार आ गए, जो उनको करना है वो करते हैं। तो कानून किसी के हाथ में लेने का हक नहीं है। इसके लिए हम लोग भी अभी फ़ौरन जितना जल्दी हो सके असम के चीफ मिनिस्टर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, डीसी से अभी हम कांटेक्ट करेंगे और हमारे लोगों से हम कहेंगे कि इस मामले में FIR किया जाए उनके खिलाफ जिन लोगों ने मारा है और उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। आज हमारे हुकूमत जेटू होइसे खाली दुईजन सुर मानो धोरी मारी मारी। और अब बात करते हैं वेंकैया नायडू के बयान पर आने वाले रद्द-ए-अमल की। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या मुसलमान अब शरीयत वेंकैया नायडू से सीखेंगे। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के कायदीन सिर्फ खेल खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब 11 मई से 3 तलाक के मसले की समाअत करने जा रहा है, इससे पहले वज़ीर आज़म, इनके काबीनी वज़रा, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और वहाँ के रियासती वज़रा इस मसले पर बात करना बिल्कुल इनका गलत है। सदर मजलिस ने वेंकैया नायडू से गुजारिश की कि वो मुसलमानों को ये बताएं कि शरिया से किसे कहते हैं, शरीयत किसे कहते हैं। लेकिन मुसलमानों के दिन इतने ख़राब नहीं हैं कि वो वेंकैया नायडू से इस बारे में यानी शरीयत के बारे में कुछ सीखें। एक तरफ तो वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि इसको क्रिटिसाइज़ मत करिए, फिर उनके बोलने के एक ही दिन के बाद वेंकैया नायडू जो आजकल नए एक्सपर्ट हैं हमारे नेशन में शरिया के ऊपर, अब मुसलमानों को चाहिए कि शरिया जो है वो वेंकैया नायडू साहब से सीखें। तो प्राइम मिनिस्टर की बात का वो पासो लिहाज नहीं रखते। दूसरा ये कि उन्हीं के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि लोग खामोश ना बैठें, ट्रिपल तलाक के बारे में बोलें। और फिर वो उनका एक वीडियो भी है जिसमें वो बैठे हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों को उनकी खबरों से निकाल कर रेप किया जाए। तीसरा, खुद उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैबिनेट का मिनिस्टर कहता है कि मुसलमान तलाक इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो ये खुद एक खेल खेल रहे हैं। और जब 11 मई से सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई करने जा रहा है, तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर का, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स का, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर्स का इस पर बात करना बिल्कुल गलत है, इनअप्रोप्रिएट है। और वेंकैया नायडू साहब से मेरी एक ही गुजारिश है कि वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें शरिया किसको कहते हैं, बता दीजिए हमको शरिया किससे कहते हैं। इतने ख़राब दिन तो नहीं आए हमारे कि हम शरिया इनसे सीखना पड़े हमको। शरिया में क्या है वो हम जानते हैं और इनको हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम ने औरतों को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दिया, जायदाद में। अब इसकी कोई मिसाल पेश करके बताएं हमको आप। तो नाज़रीन, आज हमारा बुनियादी सवाल और बुनियादी मरकज़ यही रहेगा गुफ्तगू का कि किस तरह से मतलब गाँव रक्षकों को एक छूट दे दी गई है और वो किस तरह से हमलों पे हमले किए जा रहे हैं और इसको मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ नाम भी दिए जा रहे हैं। हमले भी होते हैं, लोगों की जानें भी जाती हैं, उसके बाद फिर दूसरे मामला से इसको जोड़ भी दिया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो इनका लिंक कहीं ना कहीं एक ही नज़र आता है। तो क्यों हुकूमत, पुलिस और महकमे जात इसकी रोकथाम के लिए नाकाम नज़र आ रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कहा है? क्या वो वजूहात हैं? क्या वाक़अतन इसको गाँव रक्षकों को जो ये कर रहे हैं, जो इनकी सरगर्मियाँ चल रही हैं, इसको बाज़ाब्ता तौर पर कोई सरपरस्ती हासिल है? मेरा सवाल सजा साहब से होगा। सजा साहब, क्या कहेंगे आप? अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ कायदीन की जानिब से, अगर हम बीजेपी के कायदीन की बात करें या फिर हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनकी बात करें, तो वो बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि हाँ इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये हो गया है वगैरह वगैरह, कार्रवाई होगी, लेकिन सिलसिलावार हमले जारी हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक पहलू है मुल्क का जी कि एक जानिब हुकूमत इंतहा पसंदी की जानिब माइल नज़र आती है जी, दूसरी जानिब गौ रक्षक के नाम पर या गौ कशी के नाम पर या गौ रक्षा के नाम पर कत्ल हो रहे हैं मुसलसल। आपने देखा कि अभी हाल ही में जो है हरियाणा से मेवात जी, राजस्थान से मेवात जी, हरियाणा के ज़िले मेवात गाय ले जाई जा रही थी। हाँ, काटने के लिए नहीं बल्कि पालने के लिए ले जाई जा रही थी।
और राजस्थान की कौम शाहरा पे अलवर के पास रोका जाता है जी और फिर एक हुजूम पीट के जो है एक शख्स 3-4 लोग थे, उनको बुरी तरह पीटा गया, उसमें एक शख्स की मौत हो जाती है, बहलुल खान की 55 साल शख्स की मौत हो जाती है। इस वाक़ये पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया वज़ीर आज़म मोदी का। अगर जब रद्द-ए-अमल आता, अगर जब सख्त कार्रवाई होती, अगर जब वार्निंग दी जाती इन गुंडों को जो गौ रक्षा के नाम पर जो है पूरे मुल्क में लाकानूनियत की जो है एक माहौल पैदा कर रहे हैं, तो शायद इस तरह के वाक़यात नहीं पैदा होते। जैसा कि उसके बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू में भी इस तरह का वाक़या हुआ, फिर अभी आसाम में इतना बड़ा अलमिया हम कहेंगे कि 2 नौजवानों को महज इसलिए मार डाला गया कि उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गाय चोरी की है, जबकि कंफर्म नहीं थी बात कि उन्होंने गाय चोरी की है या नहीं की है, बस उन्हें मार डाला गया। अब रियासती वज़ीर आसाम के ये कहते हैं कि यहाँ चोरियाँ हो रही थी गाय की, इसलिए लोग मुश्तइल थे, लोगों में गुस्सा था और वो फितरी था, ये रद्द-ए-अमल फितरी था लोगों का। इस तरह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, मामले को गैर अहम बताने की कोशिश की जा रही है, मामले पर जो है ऐसा मालूम हो रहा है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक आम ज़िंदगी से, एक इंसानी ज़िंदगी से गाय की ज़िंदगी को अहम बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है यकीनन। देखिए मुल्क के लिए ये अलमिया है। हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है, हुकूमत के क्या मकासद हैं, हुकूमत चाहती क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए अफसोस की बात तो ये है कि यूरोप के एक मुल्क में एक शख्स ट्रक चढ़ा देता है कुछ लोगों पे, तो वज़ीर आज़म की जानिब से बाज़ाब्ता बयान जाता है, बाज़ाब्ता मज़म्मत की जाती है और मासूम लोगों के मरने पे जो है अफसोस का इज़हार किया जाता है। लेकिन अपने ही मुल्क में मासूम लोगों को मारा जा रहा है और वज़ीर आज़म की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता है, कोई बयान नहीं आता है। तो इससे वज़ीर आज़म के रवैये, वज़ीर आज़म की सोच, वज़ीर आज़म की ज़हनियत और उनकी इंतहा पसंदी की जानिब जो उनका जहन मायल है वो बात सामने आती है। हमने देखा, आपको याद होगा कि यूपी में इलेक्शन हुआ था। आम इलेक्शन के दौरान वज़ीर आज़म जो है बनारस जाते हैं जी, आम वज़ीर आज़म वाराणसी जाते हैं, बनारस जाते हैं और फिर वहाँ वो गाय को चारा खिलाते हैं जी। तो वज़ीर आज़म ने वहाँ गाय को चारा खिला के आखिर क्या जो है मैसेज आवाम को दिया है, हमने ये देखा। उसके बाद फिर यूपी के इलेक्शन होते हैं, बड़ी कामयाबी मिलती है बीजेपी को और फिर जो है योगी आदित्यनाथ को वज़ीर आला बनाया जाता है। वज़ीर आला बनने के फौरी बाद तो मसलक खानों पे पाबंदी लगाते हैं और फिर वो भी गाय को चारा देने के लिए जो है उनकी जो मुखालिफ जमात मुलायम सिंह यादव की बहू की जो है गौशाला में जाते हैं और वहाँ वो चारा खिलाते हैं। तो क्या आखिर मैसेज देना चाहते हैं ये जो है बीजेपी के वज़राए आला और वज़ीर आज़म? क्या ये मुल्क को फ़िरक़ावाराना नौइयत से जो है बांटना चाहते हैं या मुल्क में फ़िरक़ावाराना नौइयत की जो है एक माहौल पैदा करना चाहते हैं या लोगों में नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है? हमने देखा कि अखलाक अहमद का भी वाक़या हुआ था बिहार इलेक्शन के वक्त। अखलाक अहमद को इस बुनियाद पे जो है अपने घर से घसीट के मार डाला गया था कि अखलाक अहमद ने अपने घर में गाय का गोश्त रखा हुआ है, जबकि ये गलत खबर थी, ये खबर गलत साबित हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि हरियाणा में महज इसलिए जो है एक शख्स को मार डाला जाता है कि वो गाय को अपने घर ले जा रहा था बाज़ाब्ता ख़रीद के, उसके बाद रसीदें भी थी। उसने कहा कि हम जो है मवेशी पालते हैं, हम मवेशियों का दूध बेच के ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कह रहा था। उसके बावजूद उसको मारा पीटा गया, उसका कत्ल कर दिया गया सरेआम दिन दहाड़े और वज़ीर आज़म देखते रहे, अदलिया देखती रही, हुक्मरान देखते रहे, पुलिस देखती रही। अब अलमिया ये है कि आज आसाम में जो वाक़या हुआ है, मफरूर लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है, किसी शख्स के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया है। गिरफ़्तारियाँ, कहा जाता है कि गिरफ़्तारियाँ अमल में आई हैं, लेकिन मफरूर लोगों के साथ खिलाफ केस दर्ज किया जाए तो फिर सज़ा किसे मिलेगी? जब सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर बढ़ावा नहीं मिलेगा। इन लोगों को जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो ये दहशतगर्दी मचा रहे हैं, जो ये दहशत मचा रहे हैं, इन लोगों को बढ़ावा मिलेगा, उनके हौसले बुलंद होंगे और वज़ीर आज़म और उनके वज़रा और मौजूदा हुकूमत यही काम कर रही है, लोगों के हौसले बुलंद करने का काम कर रही है। ये अफसोस की बात। नाज़रीन, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब दिल्ली से हमारे साथ
फोन लाइन पर मौजूद हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब सिलसिला जारी है, अगर हम गांव रक्षकों के हवाले से बात करें या फिर गाय को लेकर अगर अमवात या हलाकतों की बात करें तो आसाम में भी इसी तरह से 2 कमसिन नौजवानों का जो है इसी तरह से जो है पीट कर उनको ख़त्म कर दिया गया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत अगरचे के हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से मज़म्मती बयान सामने आते हैं, लेकिन अगर इस सिलसिले में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा मालूम होता है कि कोई ना कोई इनकी पुश्त पनाही कर रहा है और आज़ादाना तौर पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इसका डिक्लेरेशन तो वर्ल्ड का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट वॉच कमीशन जो इंटरनेशनल है, हाँ। वो उसने एक रिपोर्ट जो है वो शायद की है जी। उस रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि 2015 से लेके आज तक जो गांव रक्षक के नाम पर जिस कदर आतंक जो है वो हिंदुस्तान में मचाया जा रहा है और मुस्लिमों के खिलाफ जो हिंसाएं की जा रही हैं, हाँ। उसमें बाकायदा उन सब चीजों को, इसमें दलितों को भी एक गुजरात के वाकये को शामिल किया गया है और बाकी आज तक जितने अभी ये आज का वाकया आसाम का छोड़ दें तो इससे पहले तक के वाकयात को जो है शामिल करके ह्यूमन राइट वॉच कमीशन ने जो है इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शाये की है कि वो किस तरह से हिंसा फैला रहे हैं गौ रक्षक। हाँ। गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से हो रहा है, और ये जैसे अभी सज्जाद हसन साहब ने कहा कि मकतूल के नाम रिपोर्ट, तो इससे पहले भी एक और केस है जिसमें मरने वालों के नाम ही जो है वो रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जो गौ रक्षा के नाम पे जिन्होंने कत्ल किया वो आजाद घूम रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज जिस तरह दिग्विजय सिंह ने, ये बिल्कुल साफ तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जिस कदर एक यूनिट बनाकर, टीम बनाकर जो है वो काम किया जा रहा है, वो एक नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और ये बहुत ही खतरनाक इकदाम किया जा रहा है। यानी मुझे षड्यंत्र लग रहा है और आज मुझे दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट में बहुत बेहद सच्चाई लग रही है जो उन्होंने सिर्फ तेलंगाना के नाम पर दिया है। तेलंगाना के नाम पर जो दिग्विजय सिंह ने का एक ट्वीट आया है कि वहाँ की पुलिस जो है वो टॉर्चर करके जो मुसलमान नौजवान हैं उनको ISIS की तरफ जो है रुजू कर रही है और उसमें भर्ती होने पर मजबूर कर रही है। तो जाली वेबसाइट्स का जो मामला सामने आया है, जो जाली वेबसाइट्स हैं जिसके जरिए नौजवान ISIS की तरफ रुजू हो, जी, ये मामला सामने आया है। हाँ, मतलब जाली वेबसाइट है जिसमें जो बेसिकली जो है वो ये जो जिस तरह से भर्ती करने की उनको उसके बाद अरेस्ट करने के बाद चीजों को शामिल करने की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, हाँ। जो जिस ISIS का फुटप्रिंट जो है वो हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता है, उस ISIS को भारत में बनाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। मुझे ये लग रहा है, बिल्कुल मुझे इसमें कोई अब शक नहीं नजर आता है कि सरकार खुद चाहती है कि किस तरह की जाली वेबसाइट बनाया जाए, मुसलमानों को मारा जाए, गली कूचों में घुसेड़ दिया जाए और इनको इस कदर मजबूर कर दिया जाए कि ये हथियार खड़े होकर बिल्कुल इस देश को सीरिया बनाने पर उतर आए। तो सवाल ये उठता है कि सरकार, मुझे लगता है, बिल्कुल हिंदुस्तान के अमन पसंद मुसलमानों को मजबूर कर रही है कि वो किसी तरीके से खड़े होकर अपना तहफ्फुज़ के लिए हथियार उठा ले और जवाब देना शुरू करे। तो सवाल ये उठता है कि इससे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर सवाल ये भी तो उठता है कि जमहूरी तौर पर, पुरअमन तौर पर जो मुदाफ़ियत होनी चाहिए, मैं अगर मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा 2.5 या 3% जो हमारे सिख बरादरी हैं, अक़लियतें दूसरे भी हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा देखकर तो देखें उधर, मतलब फिर क्या किस तरह का माहौल बनता है। अगर पुरअमन तौर पर भी हम बात करें तो क्या वाकई अक़लियतों की जानिब से भी इसकी मुदाफ़ियत हो रही है? जमहूरी जो हक़ है, मतलब एक सिलसिला शुरू हो चुका है और अमवात हो रही है, हलाकतें हो रही हैं, क्या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर हम बड़ी आबादी जो है हमारी, अगर हम उनकी बात करें तो क्या वाकई ये भी रद्द-ए-अमल जिस तरह से आना चाहिए वो आ रहा है? नहीं, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से किसी तरह का कोई रिटालिएट नहीं आ रहा है। मुस्लिम बिरादरी की तरफ से अभी तक जो है एक उम्मीद की नजर से हुकूमत की तरफ देखा जा रहा है कि शायद विपक्षी पार्टियां कोई आवाज, जिनको ये वोट देते आए हैं, शायद इनकी तरफ से कोई आवाज बुलंद करेंगे, शायद वो सरकार से इस मामले में कोई सवाल पूछेंगे या इनकी रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई मदद करेंगे या इन तमाम वाक़ियों को रोकने की कोई कवायद की जाएगी। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से कम्युनिटी पूरी तरह इस तरफ हो गई है
है और मुसलमानों से इस तरह की सिचुएशन बना दी गई है। जो हालात दिखाई दे रहे हैं कि आज तमाम मीडिया पे भी अगर आज आप देखेंगे तो हालात जो है वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि पूरी तरह से एंटी मुस्लिम जो है वो मीडिया हो गया है। सरकार पूरी तरह से एंटी मुस्लिम काम कर रही है और जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अगर वो भी इसी तरह के काम में शामिल मुलविस हो गई हैं तो कोई ना कोई बड़ा खेल जो है इस देश में खेला जा रहा है, जो कि जबरदस्ती ये मुसलमान जो सर उठाना भी नहीं जानते, जो अपना हक भी नहीं मांगते, जो यहाँ तक ये तो कहा जा सकता है कि सब्र और तहम्मुल जितना हो सकता है वो इस वक्त जो कुछ यानी एक जानिब से जारियत हो रही है, ज्यादती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मुश्तइल करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मुल्क की जो दूसरी बड़ी आबादी है वो काफी सब्र का मुजाहरा जरूर कर रही है अभी तक। वही देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें ये सवाल ये एक सिस्टमेटिकली षड्यंत्र क्यों लगता है। एक घटना जो है वो गांव रक्षक के नाम पे यूपी में होती है, उसके बाद जो है वो झारखंड में घटना को अंजाम दिया जाता है, वहां कुछ लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद हिमाचल में होती है, उस हिमाचल में कुछ लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद राजस्थान में होती है, वहां मार दिया जाता है। उसके बाद गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है। मतलब तमाम मुल्क के ऐसे स्टेट्स में सीरियल वाइज जो है वो तमाम खित्तों में एक दहशत पैदा करके बिल्कुल इनसिक्योर महसूस कराने की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये एक बड़े लेवल पर एक कोई षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोशिश की जा रही है कि तमाम मुसलमान अपने आप को इस कदर गैर महफूज महसूस करने लगे कि जैसा उन्होंने तमाम अरबिक मुल्कों में किया है, गल्फ में किया है, और तमाम उसी मुल्क के लोगों के खिलाफ कुछ हुकूमतें खड़ी हुई, हुकूमतें खड़ी होने के बाद उन्होंने रिटेलिएट शुरू किया और कुछ विपक्षी दल बन गए, कुछ आतंकवादी हो गए, कुछ ये सब कुछ, ये सारा माहौल मुझे लगता है हिंदुस्तान में बिल्कुल तैयार कर दिया है। ये तो कमाल की बात है। मैं दाद दूंगा, मैं बल्कि सब्र की और अपील करूंगा। भाई साहब जरूर आपकी तरफ आऊंगा। आप ही की जानिब से उठाए हुए नुक्ते को मैं सजाद साहब से जानना चाहूंगा। सजाद साहब, अगर हम हुकूमत के सामने ये बात आए या फिर हुकूमत जो अपोजिशन या फिर जो कुछ अक़लियती क़ायदीन है, अगर हम ये कहें तो इधर से अगर बात जाती है, इस पर जो है कहा जाता है कि आप तशवीशनाक माहौल बना रहे हैं, ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि हुकूमती जो क़ायदीन हैं, नुमाइंदे हैं, वो बड़ा ही ईजी लेते हैं इस मामले को और कहते हैं कि भाई मुल्क में बड़ा मुल्क है और इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं, इस तरह से होते हैं, इसको बिलावजह उछाला जा रहा है और जो है इसको एक गंभीर नौयत से जो है पेश किया जा रहा है। तो ये इस तरह से कहकर इस तमाम जो संगीन सूरत हाल बन रही है इसको वो मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कहा जाए? देखिए, अब सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि वाहिद नसीम साहब भी कह रहे थे कि पहले तो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, मुल्क में एक इंतशार की फ़ज़ा बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, पहली बात ये। दूसरी अहम तरीन बात यह कि मुसलमानों की जानिब से रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है। ये भी एक अहम वजह है कि हुकूमतें जो है एंजॉय कर रही हैं। हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी की हुकूमतें तो जो है इन वाक़यात को देख के वो तो एंजॉय कर रही होंगी, उन्हें तो खुशी हो रही होगी कि ऐसा हो रहा है। ये तो चाहते यही है। मोदी ने गुजरात में क्या किया सारी दुनिया जानती है। गुजरात में 2002 के कत्लेआम को कौन नहीं जानता। तो अब यहाँ दूसरी अहम तरीन बात यह है कि उसी गुजरात में 2 दलितों को आपको याद होगा कि पीटा गया था महज इसलिए कि वो मुर्दा गाय लेके जा रहे थे, जबकि उन दलितों का काम ही ये था कि मुर्दा गायों की खालें निकालना, मुर्दा गायों को उठाना, मुर्दा गायों को जो है मुंतकिल करना। तो उन्हें पीटा गया। तो उसके जवाब में दलितों ने कोहराम मचा दिया, गुजरात में दहशत मचा दी। मोदी को खुद जो है जानिब तवज्जो देनी पड़ी, वज़ीर आला की कुर्सी हिल गई, वज़ीर आला को कुर्सी छोड़नी पड़ी वज़ीर आला को। तो दलितों ने क्या किया? तो ये भी हम एहतजाज नहीं कर सकते? मुसलमानों को भी यकीनन जब दस्तूर में गुंजाइश है, आइन में जो है आपको पुरअमन एहतजाज की गुंजाइश है, तो ये रद्द-ए-अमल भी होना चाहिए। जब तक जो है इन मामलात को सहते रहेंगे उस वक्त तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, हौसले बढ़ते रहेंगे। बीजेपी तो चाहती यही है कि इस तरह के हालात पैदा हों, वो तो चाह ही यही रही है कि जो है इस तरह से। एक बात ज़रूर है सब, जब हम जायज़ा लेते हैं, जब ख़बरें मिलती हैं, जब रिपोर्ट्स आती हैं या फिर जब आवाम के दरमियान उनके एहसासात जज्बात का अंदाज़ा किया जाता है, तो ज़रूर अक़लियतों में, मुसलमानों में बेचैनी ज़रूर पाई जा रही है। लेकिन इस बेचैनी को जो नुमाइंदे हैं मुसलमानों के, वो ज़रूर इनको संभाले हुए हैं ताकि कोई इंतशार न हो।
देखिए, ये जो यहाँ ये दो किया जा रहा है, देखिए, क्या यहाँ इसको हुकूमत नहीं समझ रही है? यकीनन हुकूमत समझ नहीं रही हाँ। है। यहाँ सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है यहाँ एक सब्र तरफ का से। मुजाहरा किया जा रहा है। देखिए, अगर हम इन वाक़यात के ख़िलाफ़ दिल्ली में एक मार्च करें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, जी। अगर कम से कम 10 लाख लोग वहाँ जमा कर दिए जाए सिर्फ हाँ। एहतजाज के लिए, हाँ। तो इतना काफ़ी होगा हुकूमत की कुर्सी हिलाने के लिए, हुकूमत की जो है साख को मुतासर करने के लिए। अगर 10 लाख आदमी दिल्ली में जमा हो जाएं तो दिल्ली जो है हिल के रह जाएगी सिर्फ एहतजाज के लिए, सिर्फ खामोश एहतजाज के लिए। तो क्या ये हुकूमत मजबूर कर रही है मुसलमानों को कि आप जमा हों, आप एहतजाज करें, आप जो है सड़कों पे आएँ? क्या इसलिए देखिए, यहाँ तशद्दुद का किसी को कोई जो है दर्स नहीं दिया जा सकता, तशद्दुद की कहीं भी गुंजाइश नहीं है, ना तो इस्लाम में है। जी जी मैं छोटा सा बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि दिल्ली में कुछ एहतजाज किया जाए या लोग जो है इस पर एहतजाजी कोई बात कहें तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ उससे असरअंदाज होंगी चीज़ें। तो मैं आपको ये बता दूं कि तमिलनाडु से कुछ किसान आकर जंतर मंतर पर 45 दिन तक पड़े रहते हैं, वो अपना पेशाब तक पीने पर मजबूर हो जाते हैं और भारत का न्यूज मीडिया उनको दिखाने तक नहीं आता है। सोशल मीडिया के जरिए जो है वो एक बात पूरी तरह से फैलती है और सोशल मीडिया क्रांति की वजह से जो है ये सब कुछ हो पाता है, मगर भारत का मीडिया बिल्कुल उनको नजरअंदाज कर देता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप छोटे से की बात करते हैं, अगर बहुत बड़ा आप एक इजलास बनाकर भी चलते हैं तो भी भारत का मीडिया, जिस तरह आज ही मैं कुछ चैनलों पर देख रहा था तो वो हालात ये थी कि जब किसी ने सवाल किया कि आज जो जवान शहीद हुए हैं हमारे, जिनको शहीद किया गया है सीमा पर पाकिस्तानी फौजों द्वारा बर्बरता की गई है, उस पर जब सवाल उठाने शुरू किए जेडीयू के एक बड़े नेता ने जो कि मुस्लिम था, तो एक अंबानी का चैनल है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि कहना बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि ये लोग बिल्कुल इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो वो अंबानी के एक चैनल ने उसमें ये हरकत की है कि उसको बोलने नहीं दिया और वो मंच को छोड़ के चला गया। यानी कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या कोई आवाज उठाते हैं तो आपसे माइक छीन लिया जाता है, आपको बैठे हुए पैनल पे से उठा दिया जाता है। बिल्कुल एक निहायत बड़ा आतंकवादी जो है इस देश में मीडिया है, जो इस देश में आग लगाने का पूरा काम करेगा और इस देश को तोहफा देगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये देश का जो आतंकवादी मीडिया है ये इस देश को आतंकवाद का तोहफा देने जा रहा है। तो ये तमाम आतंकवाद का माहौल बनाने का काम जो मीडिया कर रहा है, ये तुम्हारे एहतजाज को न दिखाएगा, न सुनाएगा, न आपकी आवाज उठाएगा। वाहिद साहब, एहतजाज को दिखाया जरूर जाता है। आपने किसानों की बात की, किसानों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन यहाँ पर जरूर ये बात है कि उन किसानों को नहीं बताया गया जो बेचारे खामोश अपना एहतजाज कर रहे थे, कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं बताया गया। यकीन ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम पलट कर देखते हैं जल्लीकट्टू के मामले को किस तरह से बताना पड़ा, अगर हम देखते हैं कि गुजरात में पटेलों का जो एहतजाज था उसको बताना पड़ा, अगर हम देखते हैं कि हरियाणा में जाटों ने जो एहतजाज किया था उसको सारी मुल्क की मीडिया को बताना पड़ा, तो यहाँ पर फर्क क्या रह जाता है? नहीं, क्यों बताना पड़ा, क्यों बताया नहीं जा रहा है? यहाँ पर कमजोरों की बात है, वो कोई नहीं बताता, और जो पुरअमन एहतजाज है उनको नहीं बताया जाता। जी, एक एग्जाम्पल, हाँ मैं वही बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको अभी का देना चाहता हूँ। शबनम लोन जो है एक टीवी चैनल पर अभी उसका बयान था, वो बाकायदा में अपना कह रही थी कि मुझे एक डीएसपी जो है फौज का ये कहता है कि जो कश्मीर में जो हो रहा है, जो जवान शहीद होते हैं और जो वहां पर शहीद हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ में शहीद हुए हैं, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ जो पैसा आता है वो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है जो आतंकवादियों के पास आता है, और जो कश्मीर में आतंकवादियों के पास आता है वो पैसा जो है पाकिस्तान से आता है। तो इसलिए इनको और उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये बात कि अगर हिंदुस्तान के लोगों से पैसा इकट्ठा करके हिंदुस्तानी फौज को मार दिया जाए तो वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो जो जायज है। और जो हमारी बर्बरता के साथ जो भी कुछ हो रहा है कश्मीर के अंदर भी जो हो रहा है वो सब नाजायज इसलिए है क्योंकि आज ही कुछ फौजी अफसर टेलीविजन पर बैठकर उनके एंकरों के साथ एंजॉय करते हैं और ये कहते हैं कि कश्मीर को जो है आपको ऐसे नहीं लेना चाहिए, उनको कुचल देना चाहिए और कश्मीर के ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। तो ये जहनियत के बाद तो आपके पास बचता क्या है? तो सवाल ये उठता है कि पूरी तरह से मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में मन बना लिया है यहाँ के लोगों ने, अधिकारियों ने और पूरे हिंदुस्तान ने कि मुसलमानों को मजबूर कर दिया जाए कि वो आमने सामने आंख में आंख डाल के खड़ा हो जाए और गले में हाथ डाल के अपना हक छीनने पे उतर आए। बिल्कुल। सजा साहब क्या कहेंगे? आपने एहतजाज की बात की, यकीनन जमहूरी हक है कि किसी भी
कोई भी तबका जो है अपने हक के लिए आगे बढ़ सकता है, पुरअमन तरीके से जो है अपने मुतालबे के लिए या फिर अपनी तशवीश के इजहार के लिए वो एहतजाज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एहतजाज की क्या अहमियत रह गई है? किसानों की जिस तरह से बात की गई, पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं, वो अपना जायज़ मुतालबा हुकूमत से कर रहे हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, उनको कोई कवरेज नहीं मिलता। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है, उसके बरखिलाफ अगर हम देखते हैं गुजरात में पटेलों का, अगर हम देखते हैं हरियाणा में जाटों का, अगर हम देखते हैं जल्लीकट्टू के लिए किस तरह से माहौल सारे जो है तमिलनाडु में बन गया था, उसके बाद आनन फानन किस तरह से जो है उस तरफ तवज्जो दी गई, तो फिर पुरअमन जो एहतजाज है उसकी अहमियत बाकी क्या रह गई? देखिए, अब यही तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो दस्तूर ही को ख़त्म करना चाहती है। वो तो जो है जिस तरह की हिंदुत्व की बात करते हैं, एक सिविल कोड की बात करते हैं, वो जो है एक तबके के हक को मारने की बात करते हैं, वो एक तबके के लोगों के मरने पे अफसोस नहीं करते। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि वो तो इस मुल्क के दस्तूर ही को बदलना चाहते हैं, वो तो इस मुल्क के आइन ही को बदलना चाहते हैं, वो तो इस मुल्क के सिस्टम ही को बदलना चाहते हैं, वो तो इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है उसी को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ तो यही लग रहा है। देखिए, उनका बहुत बड़ा लाभ है सजा साहब, यहाँ पर एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि इससे इस पार्टी का बहुत बड़ा लाभ इसलिए है, बहरहाल जो है मात्र 20% या 18 या 16% मुसलमान हिंदुस्तान में वो इस नोयत पर ला दिए जाए कि वो जो है अपने हक पर मांगने के लिए या किसी भी हद तक जिस तरह तमाम दूसरे मुल्कों में दंगा फसाद होते हैं उस हद पर ले आया जाए, ताकि तमाम 80% जो लोग हैं इस देश के वो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को ही अगले 100 साल तक वोट देते रहें और यहाँ पर माहौल खराब करके एक कम्युनिटी को सिर्फ जो है वो कुचलने के लिए या उनको लड़ने के लिए या उनको किसी तरह की इस देश का माहौल खराब करने पर इतना मजबूर कर दिया जाए कि माहौल खराब अगर टकराव की स्थिति होती है तो मजबूरन चाहे न चाहे सेकुलर हो, कैसा भी हो, किसी भी तरह का हिंदू हो, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने पर मजबूर हो जाए। ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है इस देश के अंदर। मगर ये बात ये भूल रहे गद्दी पे बैठे हुए लोग कि चाहे जान इधर से जाए या जान उधर से जाए, वो हिंदुस्तानी की जाएगी, अमन हिंदुस्तानी का जाएगा, माल हिंदुस्तानी का जाएगा और हिंदुस्तान को तबाह करके गद्दी पर बैठना चाहते हैं। तो इस देश की आवाम को आंख फोड़कर देखना चाहिए कि ये क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ कर रहे हैं। इस देश में आग लगाना चाहते हैं ताकि मजबूर होकर मुसलमान सड़कों पर या जंगलों में उतर आए और फिर तुम मजबूरन जो है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए वोट देते रहो। 100 साल जो है इनको गद्दी पर बिठाए रखो, भले ही तुम्हारी लाशें इस देश में बिक जाए। साहब, ये जो कुछ सूरत हाल है, लेकिन हम इसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने दिल्ली के इंतखाबात, असम्बली के भी इंतखाबात थे, वो भी नताइज थे, लेकिन उसके बरखिलाफ अगर हम देखते हैं यूपी से आगाज़ हुआ है फिर से जो है जीत का, तो फिर दिल्ली में भी जो बल्दी इंतखाबात हुए उसमें भरपूर जो है मैंडेट मिला है। तो फिर ये जवाब फराहम करता है जो बरसर इख्तिदार जमात है उसको कि अवाम की तायद हमारे साथ है, जिस तरह से भाई साहब भी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक माहौल पैदा कर दिया है, नफरत का माहौल, एक माहौल पैदा कर दिया, हम ये कह सकते हैं। उन्हें बिहार में कामयाबी नहीं मिली थी, उन्हें मगरबी बंगाल में कामयाबी नहीं मिली थी, उन्हें केरला में कामयाबी नहीं मिली, उन्हें तमिलनाडु में कामयाबी नहीं मिली, उन्हें आसाम में भी पूरी अक्सरियत नहीं मिली, गो के आज आसाम में उनकी हुकूमत है। लेकिन यूपी में उन्हें कामयाबी मिली है और यूपी की कामयाबी को हम पूरे मुल्क की कामयाबी नहीं मान सकते। अभी तो आने वाला वक्त है देखना, ये 2019 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हमेशा ये कहा गया है कि यूपी का रास्ता, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो यूपी के बाद दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं 2019, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 साल बीच में है। 2018 के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो उन्होंने पूरी जान लड़ा दी थी यूपी में। अगर यूपी में वो हार जाते तो फिर वो कहीं के नहीं रहते, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते, बल्कि उन्हीं की पार्टी में फूट पड़ने के आसार पैदा हो गए थे। तो उन्होंने तो अपनी जान लड़ा दी, नोटबंदी भी कर दी गई थी, पूरी पार्टियों में बगावत। आज मौर्या खड़े होकर बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो किसके आदमी थे, आज वो किसके लिए बात कर रहे हैं? आपको याद होगा सजा साहब, बीच में माजत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव से पहले मैंने एक सेंटेंस बोला था और ये कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो प्रधानमंत्री बदलने तक की नौबत आएगी, और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ये मौजूदा हुकूमत या मौजूदा हुक्मरान जो है इस देश पर डिक्टेटर की तरह राज करेंगे। तो वो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जीत हुई है, देश में आपको डिक्टेटरशिप का माहौल नजर आ रहा होगा। यकीनन आज वही सूरत हाल है वाहिद नसीम साहब कि उन्होंने यूपी जीत के ऐसा मालूम होता है कि पूरा देश जीत लिया है। ऐसा मालूम होता है कि ये जो है
बाहर से आए हैं हुक्मरान बन के, हमलावर बन के बाहर से आए हैं और इन्होंने फतेह कर लिया है ये मुल्क। सूरत हाल ये इनका बना दी गई है, ये रवैया इनका बन गया है। बहरहाल आवाम देख रहे हैं, देखिए नाइंसाफ़ियाँ तो हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बेचैनी पैदा हो रही है, महंगाई अपनी जगह है, सूरत हाल अपनी जगह है, विकास की बातें तो हुई हैं मगर विकास नज़र नहीं आता। नोटबंदी का असर आज तक भी दिख रहा है, आज भी लोग परेशान हैं। जिस तरह के कवानीन आ रहे हैं बैंकों के हवाले से और टैक्स के हवाले से या फिर जीएसटी के हवाले से, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो आम आदमी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली हैं। आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी आम आदमी को, महंगाई का एक नया दौर शुरू होगा, हालात एक नए जो है रास्ते की तरफ जा रहे हैं और आने वाला दौर या फिर आने वाला जो ज़माना है वहाँ तो सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, हमें कुछ भी रोशन नज़र नहीं आता। हम विकास की बात कर रहे थे लेकिन विकास का तो माहौल ही नहीं दिख रहा है। यहाँ इन हालात से लोगों को हटाने के लिए, लोगों का ज़हन हटाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। 3 तलाक का खेल खेला जा रहा है, गौ रक्षा का खेल खेला जा रहा है, गौकशी के नाम पे जो है एक माहौल पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट करके जो है खुश करने की कोशिश की जा रही है अक्सरियत को। तो ये माहौल बनाया जा रहा है और इसका नुकसान किसको हो रहा है? आज तो वो इस बात के लिए खुश हैं कि हमारी हुकूमत है, लेकिन आने वाले दिनों में जब उनकी जेब पे असर पड़ेगा तो तब उन्हें पता चलेगा, जब बेरोजगारी अपने इंतहा को पहुंचेगी तो तब उन्हें पता चलेगा। मुझे इजाजत देंगे कि मैं नुकसान के जो पिछले इतिहास को बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वाहिद नसीम साहब। जनाब, पिछली हुकूमत को मैं इस हुकूमत की कारकर्दगी से इस तरह से कंपेयर करके लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस ने इतने दिनों तक नक्सलवाद माओवाद को जिंदा सिर्फ इसलिए रखा कि नक्सलवाद और माओवाद के जरिए जो है एक लंबा कॉरिडोर, हालांकि उसमें बहुत बड़ी आबादी जो है वो 10 करोड़ के करीब आती है, जो आदिवासियों की आबादी है, मगर उसकी शुरुआत इस तरह से है कि वो किसी भी एक राज्य को पूरी तरह मुतासिर नहीं करती है। यानी कि वो बिहार से, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से शुरू होती है और आंध्रा तक एक कॉरिडोर चला जाता है, जहाँ पर हर राज्य में उसके जो है थोड़े थोड़े फुटप्रिंट छूटते हैं, जैसे कुछ पश्चिम बंगाल में, तो कुछ झारखंड में, कुछ बिहार में, फिर उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और फिर आंध्रा के कुछ हिस्से तक आती है। तो ये एक कॉरिडोर जो है वो पूरी तरह से इन्होंने इस तरीके से वहाँ इस आतंकवाद को जिंदा रखा कि इनकी दहशतगर्दी के नाम पर, इनके टेररिज्म के नाम पर, हालांकि 10 करोड़ लोगों को गरीब और बहुत गरीब बनाए रखा, नंगा करके रखा, और वहां पर जो है बंदूकधारियों को भी तैनात कर कर जो है गाहे बगाहे जो है वो हमारे जवानों की जान जाती रही, हमारी पुलिस की जान जाती रही, सरकारी जो इमारतें हैं उनका नुकसान होता रहा, ट्रेनों का नुकसान होता रहा। इन सब के बावजूद भी इनको क्यों अभी तक जिंदा रखा? ये इसलिए जिंदा रखा क्योंकि इनसे डराकर जो है वो हुकूमतें वोट लेती रही बाकी की बड़ी आबादी का। इसी तरह के खेल खेलने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में कि मुसलमानों को एक, जबकि वो 20% मात्र हैं, तो उनको इस पोजीशन में ला दिया जाए कि इनकी दहशत दिखाकर मुसलमानों को यहाँ पर इस लेवल पर खड़ा कर दिया जाए कि वो उनकी दहशत दिखाकर तमाम हिंदुस्तान का वोट बटोर लिया जाए। तो ये माहौल बनाया जा रहा है इस देश में, मगर इस देशवासियों को सोचना चाहिए कि जब गोलियां चलती हैं तो वो किसी को नहीं पहचानती, और वो लाशें जो गिरती हैं वो हिंदुस्तानियों की गिरती हैं, वो जो हालात होते हैं वो नुकसान होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हिंदुस्तानी होते हैं। अगर किसी हुकूमत को, किसी पार्टी को आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का जो है वो लहू लुहान होता रहे और एक षड्यंत्रकारी को आप जो है काबिज होने का मौका देते रहे, तो इस पर हिंदुस्तानियों को बेहद गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये कोई मामूली माहौल नहीं है। वो शरीयत पर आपका ईमान छीन लिया जाएगा, आपका पहचान बंद कर दिया जाएगा, आपका खाना बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, गौ रक्षक यकीनन गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और जो कुछ सरगर्मियाँ चल रही हैं जिसमें इंसानों की जानें जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से नक्सलिज्म के 50 बरस मई के महीने में, इसी हवाले से हमने एक प्रोग्राम मैंने मुकदमे में भी किया है, उसमें बिलखुसूस तमाम ये सूरत हाल पर बात की है, और इससे पहले हमने इस प्रोग्राम में भी बात की है। नक्सलिज्म के 50 बरस हो रहे हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में फौजियों की जानें गई हैं, क्या कहेंगे आप? क्या हम एक रक्षा कर रहे हैं लेकिन दूसरी जानिब फौजियों की जानें जा रही हैं? क्या हम वाकई कुछ डाइवर्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ को, वो जो एक बेल्ट बन चुका है, जो मजबूत तर हो चुका है, जिसके 50 बरस हो चुके हैं, हम उसको ख़त्म नहीं कर पाए, क्या उससे भी जो है चश्मपोशी की जा रही है?
मैं नहीं मानता हूं कि नक्सलिज्म को खत्म नहीं किया जा सकता। मैंने नहीं ये किया कहा जा कि सका अभी तक। ये हाँ, जो नहीं, वाकयात हो रहा है बिल्कुल क्यों क्या है? नहीं किया जा सका इसलिए कि करना नहीं चाहा। जी। और इस तरह की तमाम दूसरी जो कोशिशें चल रही है, हाँ। दिग्विजय सिंह उसी तरफ जो इशारा कर रहे हैं, ये वही वजह है कि देखिए नक्सलिज्म को क्या है, क्या पंजाब में आतंकवाद नहीं है? क्या आप भूल गए कि क्या पंजाब में किस लेवल का आतंकवाद था? 5 बजे के बाद इंसान अपने घर के बाहर नहीं निकल झांक नहीं सकता था। वहां पर सारे देश की फौजें लगा दी गई थी, उसके बाद भी उस आतंकवाद को थामा नहीं जा रहा था। यानी वो इस कदर वहां पर गोलियां चली कि जितना हिंदू ने माइग्रेट किया है पंजाब से, उसकी लिस्ट ये सरकार, ये हुकूमत, ये आतंकवादी मीडिया पेश करके दिखाएगा कि पंजाब से कितने जो है हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया था और किस तरह बसों में से निकाल कर गोलियां मारी जाती थी। उस पंजाब के आतंकवाद को एक हुकूमत आई चंद्रशेखर की, और उसने आकर जो है जिस तरीके से उसका सोल्यूशन करना चाहा तो 2 मिनट में सोल्यूशन हो गया और पंजाब में उसके बाद आतंकवाद नहीं रहा। अगर पंजाब का वो भयानक आतंकवाद खत्म किया जाता है तो नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं किया जा सकता था? या कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं इनको सेटल, जो अभी तक सेटल हुए वो आज बिल्कुल आसानी से हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बिल्कुल शांति हो गई थी। क्या ये हुकूमत चाहती तो वहां शांति नहीं हो सकती थी? माफ कीजिएगा, ये सारी षड्यंत्र हुकूमतें खुद करती हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर एग्जाम्पल हिंदुस्तान में मौजूद ना हो, आज इन तमाम आतंकवादियों से बड़ा आतंकवाद जो है वो पंजाब का था। उस वक्त के दौर को आप कैसे भुला सकते हैं कि तमाम जो है उसके अंदर आज हकीकत में यही बात होनी चाहिए भाई साहब। आज गौ रक्षा पर बात हो रही है, आज गौ रक्षकों की जानिब से हमले हो रहे हैं। आज क्यों छत्तीसगढ़ पर बात नहीं हो रही? आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमला हुआ है, जिसमें बड़ी जाने गई हैं, 26 जाने गई हैं, 26 फौजी गए हैं, इनको कौन बचाएगा? जाने गई है यकीनन। और आज भी वहाँ फौजी जो है लगाए गए हैं, वहाँ सिक्योरिटी पे हैं मामूल, लेकिन ना हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का जो है सख्त इकदाम की बात साफ। देखिए सिर्फ एक दिन जो है बयानबाजियाँ हुई हैं, वो भी बहुत ही गैर अहम मुबहम अंदाज में। वज़ीर दाखिला ने बयान दिया और मुमलिकती वज़ीर दाखिला किरण रिजिजू ने बयान दिया, राजनाथ सिंह ने बयान दिया, ख़त्म हो गई बात। अब क्या होने जा रहा है ये ना हुकूमत जानना चाहती है, ना हुकूमत इस सिलसिले में कोई इकदाम करना चाहती है। हुकूमत तो सिर्फ इंतशार बर्पा करना चाहती है, हुकूमत तो सिर्फ नफ़रत फैलाना चाहती है, नफ़रत जो है यहाँ पे मुल्क में फैलाना चाहती है। ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई बैनुल-अक़वामी जो है साजिश है जिसका शिकार ये मौजूदा हुकूमत हो रही है या इसको दाम में फांसा जा रहा है। और इस मुल्क में अगर इंतशार बर्पा होगा, यहाँ नफ़रतें होंगी, यहाँ आपस में लड़ेंगे, तो इसका नुकसान मुल्क को होगा। इसका नुकसान इन्हें नहीं होगा जो आज ये लीडर हैं, जो आज ये कुर्सियों पे बैठे हैं, जो आज ये गद्दी नशीन हैं, इन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसका नुकसान तो आम लोगों को होगा, इसका नुकसान तो मुल्क को होगा। मुल्क की जो सालमियत है उसको सबसे बड़ा खतरा पैदा होने के अंदेशे हैं। अगर हुकूमत नहीं समझती है या आवाम नहीं समझते हैं या अपोजिशन नहीं समझती है तो फिर आने वाले दिन बहुत ही संगीन साबित होंगे इस मुल्क के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सजा साहब, वाहिद नसीम साहब, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन नाज़रीन, आज गौ रक्षक और गौ रक्षा किस तरह से की जाए इस पर बहस हो रही है, इस पर बात हो रही है। और फिर जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाले हैं कि आम अफराद को मारा जा रहा है इसी नाम पर, इसी आस्था के नाम पर। लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो फौजियों की जानें जा रही हैं, लेकिन इस पर बहस करना भी कोई मुनासिब नहीं समझता। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? अगर कौम की सलामती की बात की जाए तो वाकई जो मामलात हैं, जो सलामती के उमूर हैं, जिन पर बहस होनी चाहिए, जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसके नतीजे में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान दरार पड़ जाए और एक ऐसी नफ़रत की फ़िज़ा को बनाया जाए जिसका मुस्तक़बिल यकीनन किसी भी हाल दुरुस्त नहीं हो सकता, जो सिवाय तबाही और तशवीशनाकी के और कुछ नहीं है। तो यकीनन यहाँ पर सोचने वाली बात यही है कि हुकूमत जिस राह पर जा रही है या फिर जिस तरफ मुल्क जा रहा है, इसके लिए वो क्या सोच रही है। क्या वाकई हम किसी आलमी दबाव के तहत तो नहीं हैं? क्या वाकई हम उसी दबाव के तहत मुल्क के माहौल को ऐसा बना रहे हैं जिसके नतीजे में जो हम देखते हैं कि सीरिया में क्या हाल हो चुका है और हम देखते हैं कि अरब ममालिक का क्या आज हाल बना हुआ है। यही नफ़रतें थी जिसके नतीजे में तबाही हुई। तो इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।